नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं। राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने में भले ही अभी 3 दिन का समय शेष बचा हो, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। जी हां, कांग्रेस इस बार संख्या बल को देखते हुए राज्यसभा के लिए अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा ही नहीं करेगी। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री विजय सारस्वत ने कहा कि संख्या बल कम होने के चलते हम इस बार राज्यसभा का पर्चा दाखिल नहीं करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा की सीट खाली हो चुकी है, जिस पर अब चुनाव होना है। हालांकि चुनाव की अधिसूचना 21 मई को जारी होनी है। कांग्रेस महामंत्री के बयान से साफ हो गया है कि कांग्रेस ने भाजपा के सामने पहले ही राज्यसभा चुनाव को लेकर हथियार डाल दिए हैं। देखिए, हमारा तो विपक्ष है, इतने सदस्य हमारे पास है ही नहीं, तो निश्चित रूप से अगर नॉमिनेशन भी कराते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, तो ऐसी से हम कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। देखिए, हमारा तो विपक्ष है, इतने सदस्य हमारे पास है ही नहीं, तो निश्चित रूप से अगर नॉमिनेशन भी कराते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, तो ऐसी से हम कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। और देहरादून से हमारे रिपोर्टर सौरभ भाटिया जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। सौरभ, एक तरफ बीजेपी राज्यसभा चुनाव को लेकर के तैयारी कर रही है, प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जा सकती है 21 तारीख को, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने पहले ही हथियार डाल दिया है। क्या वजह सामने आ रही है इसकी? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के नेताओं को अगर ये कहा जाए हथियार डालने में अब जो है ये लगता है कि माहिर हो गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री ने जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव को लेकर पहले ही हथियार डालने की बात की, उन्होंने कहा कि हम अपना प्रत्याशी जो है इस समय जो राज्यसभा में नहीं उतारेंगे क्योंकि संख्या बल नहीं है। ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के नेता स्वयंभू जो नेता बनते चले जा रहे हैं। प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ हैं प्रतिमा सिंह। जिस तरीके के हालात कांग्रेस में खुद जो है बयान करने जाएगी। मैडम, क्या आप लोग जो है राज्यसभा में अपना कोई प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं, क्योंकि आपके महामंत्री तो साफ कह रहे हैं कि हम जो है अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे? देखिए, मुझे लगता है ये विषय राज्यसभा से जुड़ा हुआ है, राज्यसभा की सदस्यता से जुड़ा हुआ है। और इस विषय पे अभी मेरी माननीय अध्यक्ष जी से बात हुई है, करण महाराज जी से, तो उन्होंने ये कहा है कि इस मुद्दे पर हाईकमान से बात की जाएगी और हाईकमान जैसा कहेंगी वैसा करेंगे। और देखिए, संख्या बल की कोई बात नहीं होती है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप चाहे डायरेक्ट इलेक्शन हो चाहे इनडायरेक्ट इलेक्शन हो, दोनों ही लोकतंत्र का हिस्सा है। और हर जो है लोकतंत्र का जो पर्व होता है उसमें हर पार्ट में सहभागिता करना जो पार्टीज होती हैं उनका दायित्व होता है। तो कांग्रेस पार्टी, देखिए, चाहे हमारे 4 विधायक हों चाहे हमारे 12 विधायक हों, आज हमारे पास 19 विधायक हैं, हम राज्यसभा में अपना प्रत्याशी बिल्कुल उतारेंगे। और इस विषय पर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी के साथ प्रदेश के वरिष्ठ नेता माननीय अध्यक्ष जी और प्रदेश के अन्य वरिष्ठ नेता वार्तालाप करेंगे। और जो भी वहां से सामंजस्य के बाद जो भी निर्णय आएगा वो निर्णय आपके समक्ष होगा। बट ये श्योरिटी है कि लोकतंत्र की का सम्मान कांग्रेस पार्टी करती है, चाहे डायरेक्ट इलेक्शन हो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो, हम पार्टिसिपेट करने का काम करेंगे। देखिए, सीधे तौर पर जब जो है प्रदेश महामंत्री संगठन विजय सारस्वत ने जब ये कहा कि हमारे पास संख्या बल नहीं है, महज 19 जो है विधायक हमारे जो जीत के आए हैं, लिहाजा विधानसभा में अगर हम जो है राज्यसभा को लेकर तैयारी भी करते हैं जो वो काफ़ी नहीं होगी, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वहीं जो है अलग अलग गुटों में बटी हुई पार्टी यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि पार्टी अलग अलग गुटों में उनका बयान कुछ और आ रहा है, और अध्यक्ष जी की तरफ से जो बयान आया है वो बाकायदा प्रवक्ता ने बताया कि हम जो है अपना प्रत्याशी उतारेंगे। ऐसे में जो कांग्रेस में सिर फुटबल की स्थिति अभी भी बरकरार है, जहाँ भाजपा पूरी तरीके से तैयारी कर रही है कि वो राज्यसभा चुनाव पुरजोर तरीके से अपना जो प्रतिनिधित्व करेंगे। बाकायदा जो है अपना जो भी राज्यसभा सांसद होगा उसके लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड उसका नाम डिसाइड करेगा। लेकिन कांग्रेस ने अभी जो है अधिसूचना भी जारी नहीं है, उससे पहले ही सरेंडर कर दिया है। बाकायदा जो है उनके नेता जिस तरीके की बात कर रहे हैं उससे लगता नहीं कि पार्टी एक मत होगी। ऐसे में जो है सिर फुटबल की स्थिति और भी ज्यादा देखने को मिल सकती है। जी सौरभ, जिस तरीके से कांग्रेस पहले ही हार मान रही है, क्या इसकी एक बड़ी वजह ये भी मानी जाए कि कांग्रेस में अंतर्कलह जो है बहुत ज्यादा चल रहा है, कांग्रेस जो है गुटों में बढ़ चुकी है? मैडम जो आपके साथ मौजूद हैं उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर कांग्रेस में कितने गुट बन चुके हैं, ये गुटबाजी आखिर कहां खत्म होगी, क्योंकि इसका असर जो है पार्टी की छवि पर तो पड़ ही रहा है। और अब ये भी देखा जा रहा है कि पहले ही चुनाव से पीछे हट रही है कांग्रेस।
बिल्कुल, देखिए जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, एक तरफ जो है आप लोग कह रहे हैं हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, हर जो है लोकतंत्र के पर्व में साथ रहेंगे, लेकिन जो गुटबाजी है वो भी आप लोगों के साथ दिखाई दे रही है। प्रदेश महामंत्री संगठन एक बयान दे देते कि हम जो है प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, अध्यक्ष जी कुछ और कह रहे। कितने गुट बन गए हैं कांग्रेस में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये इसमें कोई गुट की बात है। देखिए, प्रदेश महामंत्री संगठन है अगर वो, तो ऑफकोर्स वो करण महाराज जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी संस्तुति से बने हैं, तो यहाँ कोई गुटबाजी की बात नहीं है। यहाँ बात सिर्फ इतनी है कि जो है उन्हें ऐसा लगा होगा कि सिर्फ हम 19 विधायक हैं तो हम अपना प्रत्याशी क्यों खड़ा करें, वो बात का संज्ञान लेते हुए उन्होंने ये बयान देने का कार्य किया। और उसके बाद क्योंकि जब अध्यक्ष जी से वार्तालाप हुई तो उन्होंने भी यही स्पष्ट किया है कि हाईकमान से बात होगी और सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल के साथ बात होगी और उसके बाद जो भी वहां से निर्णय लिया जाएगा वही निर्णय सर्वोपरि होगा। ठीक है तो सौरभ, मुझे लगता है आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। देखिए, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ रवीन जी जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि राज्यसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रही है। रवीन जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। जी नमस्कार जी रवीन जी, बीजेपी की तरफ से क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं राज्यसभा की एक सीट जो खाली हुई है उत्तराखंड में, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे दूसरी ओर कांग्रेस पहले से हार स्वीकार कर रही है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि अब बीजेपी की जीत जो है वो सुनिश्चित है, ज्यादा यहाँ पर कठिनाई नहीं होने वाली है बीजेपी के लिए? देखिए, तो सब नंबर गेम है और जो आंकड़ा है वो हमारे पक्ष में है, नंबर का, संख्या का। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पूरी तैयारी है और संभवतः स्टेट से 5 या 6 लोगों का नाम केंद्र को भेजा जाएगा। फाइनली जो है मोहर वहीं से लगेगी कि किसको राज्यसभा भेजा जाना है। दूसरी बात यह है कि चलिए मान लिया कि कांग्रेस केवल 19 है और हम 47 हैं, लेकिन कांग्रेस तो हर मामले में सरेंडर कर रही है, हर मामले में नतमस्तक है। यानी कि जो अपोजिशन मुख्य विपक्षी दल है, अगर उसका यही हाल रहा तो ये वैसे तो अंदरूनी मामला है कांग्रेस का, लेकिन सफर जो है स्टेट करता है। जनता ने उनको विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया है। अब मैंडेट का मतलब ये नहीं है कि या तो विरोध के लिए विरोध करो, जहां रचनात्मक सुझाव देने हैं वहां उसके साथ आए, और जहां कांग्रेस को लगता है कि गवर्नमेंट ने ये कमी कर दी है, ये नहीं होना चाहिए था, वहां जबरदस्त उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए ना। हमें तो बीजेपी को उत्तराखंड के लिए ही, बीजेपी का उत्तराखंड का हित ही भाजपा का हित है। तो एक कमजोर, हारा हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ, नतमस्तक, सरेंडर्ड विपक्ष उत्तराखंड के में इस समय हमारा दुर्भाग्य है। पब्लिक के मैंडेट का अनादर हो रहा है। अरे ठीक है, संख्या का खेल है तो हमारे ही कैंडिडेट का समर्थन कर दें खुल के। अगर ये इनको लग रहा है कि हमारे पास संख्या नहीं है, नहीं तो अपना लड़ाएं, क्यों मैदान छोड़ के भाग रहे हैं हर मसले पर। अब चंपावत में भी इन्होंने जो है बिल्कुल वॉक ओवर दिया है हमको। हरीश रावत जी को लड़ा लेते, यशपाल आर्य जी को लड़ा लेते, करण महाराज जी को लड़ा लेते, या और कोई टॉप लीडरशिप होती। अब बहन निर्मला गहतोड़ी बेचारी सीधी साधी महिला हैं, सज्जन है, अच्छी कार्यकर्ता हैं, बलि का बकरा उन्हीं को बना रहे हैं। तो ऑलमोस्ट सरेंडर्ड है कांग्रेस तो। जी रविंद्र जी, आप हम लोग ये भी जानना चाहेंगे, जो 4 से 5 नामों की आप बात कर रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी होंगे, इस लिस्ट में किसका किसका नाम शामिल है? जी ये तो देखिए अभी मुझे भी नहीं मालूम है, ये तो सील बंद लिफाफे में जाएगा। ठीक हो गया ना, ये तो पार्टी का अंदर का लेकिन रवीन जी, बैठक हुई होगी, बातचीत हुई होगी, किसी ना किसी 4-5 नामों पर जरूर चर्चा हुई होगी और उन्हीं को फाइनल करके लिस्ट भेजी गई होगी। प्रक्रिया में है ना, प्रक्रिया में है, प्रोसेस में है जी। अब ये तो मेरी जानकारी में ही नहीं है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ, जो कि बहुत ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ आपसे। चलिए ठीक है रवीन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय आपने हमें दिया, बहुत शुक्रिया। सौरभ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सौरभ देखिए, रविंद्र जी भी यही बात कह रहे थे कि जनता ने एक जो है विपक्ष को जब चुनाव किया तो विपक्ष को मजबूती के साथ खड़े होना चाहिए, ना कि संख्या बल की वजह से पीछे हटना चाहिए। क्या कह रही है प्रदेश प्रवक्ता जो आपके साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कीजिए। बिल्कुल, देखिए जरूर बात करेंगे कि आखिरकार जहां जो है आप लोगों को संख्या बल की भले बात की जाए, 19 जो है संख्या बल मिला, लेकिन विपक्ष की भूमिका तो आप निभा ही नहीं पा रहे। बीजेपी के सीधे तौर पर कहना है कि आप तो हर जगह पे वॉकओवर दे रहे हो और एक कमजोर विपक्ष साबित हो रहे हो। देखिए, मुझे नहीं लगता, अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि अगर आप उपचुनाव की बात करें चंपावत की, कि हमने उन्हें वॉकओवर देने का कार्य किया है, क्योंकि हमने एक महिला हमारी जो पदाधिकारी थी, एक महिला प्रत्याशी को अगर हमने मैदान में उतारने का कार्य किया है, तो क्या ये वॉकओवर देना है? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को जो महिलाओं का नेतृत्व है उस पर भरोसा नहीं है। अगर आप एक महिला कार्यकर्ता से इतना डर रहे हैं और आप कह रहे हैं वॉकओवर दे दिया, एक तरफ आपका पूरा संगठन और पूरी सरकार और आपका प्रशासन भी खुद का
चंपावत में बैठा हुआ है। आपकी 40 लोगों की जो नेशनल है उनकी लिस्ट भी आ चुकी है प्रचारकों की। तो अगर आपको हमने वॉक ओवर दे दिया है तो आपको तो घर बैठ जाना चाहिए। आपको पता है कि चंपावत उपचुनाव आप जीत जाएंगे क्योंकि कांग्रेस ने आपको वॉक ओवर दे दिया है, तो आप क्यों जो है सक्रिय भूमिका में वहां पे स्टार प्रचारकों के साथ बैठे हुए हैं? तो भारतीय जनता पार्टी को यह समझना होगा कि जनता को भ्रमित करके आप दोबारा सत्ता में आ गए हैं, लेकिन जब जनता को यह एहसास हो जाएगा कि आपने झूठे सपने दिखाए थे, जुमलेबाजी की थी, तो अपने आप जनता आपको आपकी सही जगह दिखा देगी। और कांग्रेस पार्टी हर चुनाव बहुत शिद्दत के साथ लड़ते हैं। हमारा कार्यकर्ता जिस दिन से उपचुनाव की घोषणा हुई है उस दिन से जो है धरातल पर कार्य कर रहा है और हमने अपनी जी जान लगा के रखी हुई है। अभी कल बहुत सारे प्रचारकों की भी लिस्ट आई है, सब लोग विधानसभा चंपावत पहुंचे हुए हैं और मुझे लगता है कि अगर ये वॉक ओवर है तो भारतीय जनता पार्टी इसी उसमें रहे गलतफहमी में, और वो सीट जो है निर्मला गैतोरी जी हमारी निकाल ले जाएंगी। खटीमा का जो इतिहास है वो हम चंपावत में फिर से दोहराने का कार्य करेंगे। सौरभ, ये आप जरूर इनसे एक सवाल जरूर कीजिएगा कि हर बार कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता है कि जनता जो है, जनता को बरगलाया जा रहा है और जनता जो है समझदार है, जनता जो है फिर से एक बार कांग्रेस का चुनाव करेगी। तो आखिर इस बार विधानसभा चुनाव में क्यों बीजेपी को मैंडेट दिया, बीजेपी को का चुनाव क्यों किया जनता ने, आखिर क्यों कांग्रेस को नकारा गया? बार बार कांग्रेस इस बात को उठाती जरूर है लेकिन कांग्रेस के पास कुछ जवाब नहीं होता इसके लिए। बिल्कुल साक्षी, आप लोग जो है दावा जरूर कर रहे हैं कि उपचुनाव बड़ी जीत मिलेगी। 2022 जब चुनाव हो रहा था उस दौरान भी आप लोग जो है 40+ सीटों का दावा कर रहे थे, लेकिन उस समय की जनता ने उस दावे को नकार दिया। अब क्या लगता है, अब क्या स्वीकार करेगी? देखिए, मुझे लगता है हम जनता के बीच में जनता के मुद्दे लेके गए थे। हम विकास का मुद्दा लेके गए थे, हम बेरोजगारी का मुद्दा लेके गए थे, हम महंगाई का मुद्दा लेके गए थे, हम प्रदेश के विकास का मुद्दा लेके गए थे। और कांग्रेस पार्टी हमेशा अपनी विचारधारा पे कायम रही है। हमारी विचारधारा देश को जोड़ने की है, देश को तोड़ने की नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि किस तरीके से आज़ादी में कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई। अब भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूँ अगर, तो चुनाव से 15 से 20 दिन पहले जो उन्होंने ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति की करके जनता को भ्रमित करने का कार्य किया, यही नतीजा है कि हमें थोड़ी बहुत जो हमारी गलतियां हो गई कि उस ध्रुवीकरण को साधने में और समझने में थोड़ी देर हो गई, इस वजह से ये परिणाम है और ये परिणाम अप्रत्याशित है। भाजपा को भी ये भरोसा नहीं था कि वो दोबारा सत्ता में आ जाएंगे। अगर ऐसा होता तो विजय वर्गीय जी कुछ परिणाम से पहले यहाँ बुलाने का एक ही मकसद था उनका, क्योंकि वो किस चीज़ में माहिर है, सबको पता है ये बात। तो वो खुद भाजपा के लोग निर्दलीय विधायकों के संपर्क में थे, बसपा के जो जीत सकते थे उनके संपर्क में थे, तो उनके लिए खुद ही ये अप्रत्याशित परिणाम है। और मुझे लगता है ज़्यादा अहंकार किसी भी पार्टी के लिए ठीक नहीं होता है। जनता को जब ये समझ आ जाएगा कि ये जुमलेबाजों की सरकार है, सिर्फ खोखले वादे करने वालों की सरकार है, देश और प्रदेश को तोड़ने की सरकार है, तो जनता कांग्रेस पार्टी के मुद्दों के साथ खड़ी नजर आएगी। चलिए ठीक है। चुनाव से ठीक पहले जो है कांग्रेस के नेताओं में आत्मविश्वास जो है वो दिखाई देता है, लेकिन चुनाव आते आते जो है ये आत्मविश्वास जो है ठंडा पड़ता हुआ भी जरूर देखा है। क्योंकि 2022 चुनाव की बात की जाए, उससे पूर्व की जो लोकसभा चुनाव की बात की जाए, पंचायतों की बात की जाए, निकाय की बात की जाए, तो ये आत्मविश्वास जो है उस समय तक तो जरूर दिखाई देता है जब जो है टिकटों का आवंटन होता है या कुछ समय तक। चलिए ठीक है सौरभ, अब आगे बढ़ते हुए अगली खबर पर भी आपसे ज्यादा जानकारी चाहेंगे। फिलहाल प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने बातचीत की, उन्होंने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया। लेकिन अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि देहरादून से ये बड़ी खबर है, चारधाम यात्रा के लिए अतिरिक्त डॉक्टर तैनात किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि एमबीबीएस डॉक्टरों को कार्डियोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग दी गई है। चारधाम यात्रा मार्ग पर तैनात किया जा रहा है डॉक्टरों को। लगातार बढ़ रहे मौत के आंकड़ों से सख्ते में है स्वास्थ्य विभाग और इसी वजह से ये कड़े कदम लिए गए हैं। एमबीबीएस डॉक्टरों को कार्डियोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है और उन्हें तैनात भी किया जा रहा है जगह जगह पर। अब तक 45 लोगों की यात्रा मार्ग पर मौत हो चुकी है और अब स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने इसकी जानकारी दी है और इसके बाद अब एमबीबीएस डॉक्टरों को ट्रेनिंग दे करके चारधाम यात्रा पर जगह जगह पर तैनात करने की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि अगर आंकड़ों की बात करें तो 45 लोगों की मौत हुई है इस यात्रा के दौरान, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य महानिदेशक ने दी है। लेकिन अब कदम भी सख्त उठाए जा रहे हैं क्योंकि लगातार इस पर सवाल भी उठ रहा है कि आखिर मौत के आंकड़ों का सिलसिला थम क्यों नहीं रहा है।
सौरभ भाटिया हमारे रिपोर्टर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, अब चूंकि देखिए मौत के आंकड़ों की अगर बात करें तो ये सिलसिला थम नहीं रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अब सचेत पहले भी दिखाई दिया है और अभी भी अब एमबीबीएस डॉक्टरों को ट्रेनिंग देकर के उनकी तैनाती की जा रही है। अब व्यवस्थाओं में और किस तरीके से तब्दीली की जा रही है ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो? बिल्कुल, देखिए चारधाम यात्रा मार्ग की अगर बात की जाए तो अब तक 45 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर विभाग सख्ते में और अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि हम कार्डियोलॉजिस्ट को लेकर जो है भले ही पूर्ति नहीं कर पा रहे हो, लेकिन एमबीबीएस डॉक्टरों को जो है ट्रेनिंग दी जा रही है। जो डॉक्टर देहरादून के पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय में व एम्स ऋषिकेश में ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन लोगों को बाकायदा चारधाम यात्रा मार्ग पर तैनात किया जा रहा है, जिससे लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो लिहाजा स्वास्थ्य विभाग दावे जरूर कर रहा है। यात्रा शुरू होने से पहले भी यही दावे थे और अब जो है यात्रा जब चरम पर दिखाई दे रही है तो तब भी वही दावे हैं। ऐसे में अधिकारियों को उस ग्राउंड की भी जो है जानकारी होनी चाहिए जिस पर जो उनके द्वारा काम किए गए। कहीं ये कोरे दावे जो है लोगों के लिए मुसीबत का सबब ना बन जाए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा। जी सौरभ, अगर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और दूसरी व्यवस्थाओं की बात की जाए तो यात्रियों को, श्रद्धालुओं को क्या व्यवस्था और देने की तैयारी की जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के हावी हो रहा है और लगातार मौत के आंकड़े भी देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग कितनी तैयारी में नजर आ रहा है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग पहले भी जो जब यात्रा शुरू हो रही थी उससे पहले भी उसके द्वारा ये दावे किए गए थे कि चारधाम यात्रा को लेकर पूरी तरीके से विभाग तैयार है। और अब जब जो है यात्रा को लगभग जो है कहा जा सकता है कि 10 दिन जो है का समय लगभग होने जा रहा है, तब भी जो है यही दावे हो रहे हैं कि हम यात्रा को लेकर जो है पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। लिहाजा अगर धरातल पर काम किया गया होता तो शायद इस तरीके के हालात पैदा नहीं होते। अब जो है खुद स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जो है केदारनाथ का दौरा करके आए। उन्होंने ये जरूर बताया कि 50 ऐसे जो स्पॉट चिन्हित किए गए जहाँ पर ऑक्सीजन जो सिलेंडर रखे गए हैं, जहाँ पर जो पोर्टेबल ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है जब विभागीय मंत्री जो है जब वहाँ पर जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, उसके बाद जो उन व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की बात की जा रही है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने किस तरीके की तैयारियां चारधाम यात्रा मार्ग पर की हैं। अगर यात्रा मार्ग पर तैयारियां होती तो शायद इतनी जाने भी नहीं जाती। जी सौरभ, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश से बड़ी खबर आ रही है। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज ऋषिकेश के दौरे पर रहने वाले हैं और दोपहर 12 बजे हेमकुंड साहिब की यात्रा शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बता दें, सिखों का प्रमुख तीर्थ है श्री हेमकुंड साहिब, जहां पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। वहां पर दर्शन मत्था भी टेकेंगे। बता दें कि श्री हेमकुंड साहिब यात्रा का शुभारंभ करने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 12 बजे हेमकुंड साहिब यात्रा का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बता दें कि सिखों का ये प्रमुख तीर्थ स्थान है जहां पर सिख श्रद्धालुओं की काफ़ी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं श्री हेमकुंड साहिब, और ऐसे में पूरी तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई हैं, सरकार की तरफ से की गई हैं। और आज दोपहर 12 बजे बताया जा रहा है कि हेमकुंड साहिब यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश के दौरे पर हैं और ऋषिकेश में श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा का शुभारंभ दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। ऋषिकेश से हमारे रिपोर्टर नीरज राणा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। नीरज, चूंकि दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं और श्रद्धालुओं की अगर बात करें तो कितनी भारी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और जो है अभी कुछ ही देर में जो है हेमकुंड साहिब यात्रा के जो वो शुभारंभ यहाँ पे करने वाले हैं, जिससे कि काफी मात्रा में यात्री जो है श्रद्धालु जो है अभी पहुंचे और काफी संख्या में यहाँ पर जो यात्री पहुंचे, जिसके बाद भव्य स्वागत यहाँ पे मुख्यमंत्री किया गया है। जी नीरज, ये भी जानना चाहेंगे कि वहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, किस तरह से आज पहला जत्था यहाँ से मुख्यमंत्री से पुष्कर सिंह धामी जहाँ पे रवाना करेंगे, जिसके बाद जो है हरी झंडी यहाँ पे दिखाई जाएगी, जिसके बाद कुछ यात्री जो यहाँ से निकल जाएंगे, कुछ यात्री जो गुरुद्वारे में ठहरेंगे और कल सुबह जो यहाँ से निकलेंगे। जी नीरज, चूंकि श्री हेमकुंड साहिब की अगर बात करें तो सिखों का ये तीर्थ स्थान है और बहुत ही ठंडक वाली यहाँ पर जगह भी है, तो ऐसे में अगर बात करें मेडिकल सुविधाओं की तो क्या व्यवस्था वहाँ पर की गई है?
बिल्कुल मेडिकल सुविधा चाहे यहाँ की बात की, चार धाम यात्रा की बात की जाए, यहाँ पे कैंप लगाया जा रहा है यहाँ पर स्वास्थ्य विवरचक कैसा भी हो, जिससे भी यात्री को परेशानी ना हो। जी नीरज, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, देहरादून से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि हर घर जल पहुंचाने में उत्तराखंड कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल के मुकाबले उत्तराखंड पिछड़ गया है इस मामले में। हर घर जल देने के मामले में जल जीवन मिशन में 6 राज्यों ने हासिल किया है 100% का लक्ष्य, लेकिन उत्तराखंड इस लक्ष्य में पीछे नजर आ रहा है। 4 राज्य 90% से ऊपर 61.75% घरों में ही पानी पहुंचा सका है। बता दें कि उत्तराखंड में 9 लाख घरों तक ही पानी पहुंचा है। पीने के पानी का लक्ष्य रखा गया था। हिमाचल में 16 लाख घरों तक पानी पहुंचाया गया है। तो उत्तराखंड में 9 लाख घरों तक ही पानी पहुंच सका है, जो एक लक्ष्य रखा गया था कहीं ना कहीं पीने का पानी पहुंचाने का, उसमें उत्तराखंड राज्य पीछे चल रहा है। और डोईवाला से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि वन क्षेत्र के कोटी मैचक्र गांव में गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है। आज सुबह गांव के एक व्यक्ति पर गुलदार ने हमला भी किया है और हमले में 2 वन कर्मी भी घायल हुए हैं। डोईवाला से ये बड़ी खबर, जहां गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है। गुलदार ने वन कर्मियों पर भी हमला किया है। गुलदार पकड़ने पहुंचे थे ये वन विभाग के कर्मचारी, क्योंकि ऐसी खबर मिली कि गुलदार ने एक शख्स पर हमला कर दिया है, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारी जब गुलदार को पकड़ने के लिए पहुंचे तो गुलदार ने 2 कर्मचारियों पर भी हमला कर दिया है। गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया था, लेकिन गुलदार उस पिंजरे में नहीं फंसा, बल्कि वन कर्मियों पर उसने हमला कर दिया है। डोईवाला से ये बड़ी खबर, जहां गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है। आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है, लोग डरे हुए हैं। गुलदार के हमले से एक शख्स पर हमला किया गुलदार ने, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई। और जब वन विभाग के अधिकारी वहां पर पहुंचे, कर्मचारी पहुंचे और पिंजरा लगाया गुलदार को पकड़ने के लिए, तो गुलदार उस पिंजरे में तो नहीं फंसा, लेकिन उसने 2 कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। वन क्षेत्र के कोटी मैचक्र गांव की ये बात है, जहां पर गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है। गुलदार की वजह से वहां के लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं, क्योंकि एक शख्स पर हमला किया है गुलदार ने, साथ ही वन विभाग के 2 कर्मचारियों पर भी हमला किया है, जिसके बाद अब लोग डरे हुए हैं। और वन विभाग की हालांकि ये पूरी अभी भी कोशिश है कि गुलदार को कब्जे में ले लिया जाए, जिसको पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया गया है।